जडेजा को जो मैंने देखा ना, मतलब जडेजा को जब से मैं देख रहा हूँ, जो डेब्यू से ही देखा इन्हें, तो खैर मैंने तो इनको शेन वाटसन उनकी टीम में खेले थे, राजस्थान की टीम में स्टार्ट इन्होंने। तो राजस्थान की टीम में जब ये फर्स्ट आईपीएल खेले, सेकंड आईपीएल खेले जब ये, तो शेन वान ने एक वर्ड यूज़ किया था इनके लिए कि ये रॉक स्टार दे रहा हूँ मैं इंडिया को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल एक बड़ा मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि इंडियन वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन T20 वर्ल्ड कप का ये मैच है और दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान अपना ग्रुप स्टेज में पहला मैच जीत चुका है और जबकि इंडिया ने अपना पहला मैच लूज़ किया है। तो इंडिया की सिचुएशन जो है बड़ी क्रिटिकल है और कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे साथ है आमिर। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पर बात करेंगे, साथ ही साथ व्यूवर्स आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज़ कल से शुरू होगी, ग्वालियर में फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा। तो अगर बात की जाए दोनों टीम्स की, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई कंपैरिजन बनता नहीं इंडिया का बांग्लादेश के साथ। इंडिया ईजी विन करेगा, लेकिन ये इंडियन प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी ये सीरीज़, क्योंकि इसमें मयंक यादव जो है डेब्यू कर रहे हैं, संजू सैमसन को एक दफ़ा फिर मौका मिल रहा है और इसी तरह रेहान पराग हैं, अभिषेक शर्मा है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ हैं आमिर। सबसे पहले मैं आमिर से कहूँगा कि जो मैच कल खेला जाना है T20 वर्ल्ड कप का वुमेन का, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर आप उसके बारे में बात बताएं कि किस तरीके से जो की प्लेयर्स होंगे और क्या मैच की सिचुएशन है, ग्रुप की सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। इंडिया इस टाइम लास्ट नंबर पे है ग्रुप में, ठीक है। वो अपना पहला मैच हारे हैं लंका से, ठीक है, और पहला मैच अपना वो हारे हैं न्यूजीलैंड से, और हमने पहले मैच में शिकस्त दी है एशियन चैम्पियंस को, श्रीलंका को, ठीक है। तो हमारा कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रहेगा, ठीक है। हमारा थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी जो यानी कि जितना वर्ल्ड कप का भी एक ही मैच हुआ है, कोई ज़्यादा तो मैच हुए नहीं, तो उसमें यह है कि थोड़ा सा एडवांटेज इस चीज़ का कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस मिला होगा पाकिस्तान को जिस तरीके से श्रीलंका को डिफीट दी, क्योंकि श्रीलंका ने इंडिया को एशिया कप के फाइनल में हराया था, तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। ऐसा ही है। और इंडिया को जो मोरल है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हुआ होगा जिस तरीके से वो न्यूजीलैंड से उन्हें डिफीट हुई। हाँ जी, हारने का तो मसला नहीं, लेकिन डिफीट जो थी वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डिफीट थी। ऐसा ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 165 किया और वो जस्ट 100 से भी लेस पर जो है वो बोल्ड आउट हो गई सारी इंडियन टीम। तो उस लिहाज से ज़ाहिर है ये मैच एक तो सिचुएशन वाइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दें आप, ऐसे क्योंकि इस ग्रुप में जो बाकी टीम्स हैं वो बड़ी जाहिर है। अभी इनका ऑस्ट्रेलिया से मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद कल जिस तरह हमारे से है पाकिस्तान से इनका, फिर श्रीलंका से है। श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में डिफीट दी है और बड़ी इजी डिफीट दी थी उन्होंने इन्हें। तो जाहिर है ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो मायने रखती हैं ना। इंडिया को भी तंग तो परेशानी तो होगी, क्योंकि स्पिन पिचेज़ हैं टोटली है। अगर लंका के खिलाफ भी ये लंका स्कोर करके स्पिन पिच पे, तो मसला इंडिया के लिए फिर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ग्रुप बड़ा टफ है, ग्रुप बहुत टफ दिया है इन्होंने, क्योंकि दो ही टीम्स ने ऊपर क्वालिफाई करना है, जाहिर है। अब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेला है श्रीलंका के अगेंस्ट, उनका भी रन रेट बड़ा हाई है, बड़ा इजी विन किया है। अच्छा, न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से इंडिया को बीट किया उनका रन रेट बड़ा हाई है। ऐसा ही है। पाकिस्तान ने जो श्रीलंका को बीट किया वो भी काफ़ी अच्छा विन किया। अब देखना ये है कि इंडिया क्या कमबैक करता है और पाकिस्तान को कल डिफीट देता है, या पाकिस्तान जो है उस कॉन्फिडेंस और उस मोरल को आगे लेके चलता है, उस मोमेंटम को, और इंडिया को डिफीट देता है। देखिए, इंडिया अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान कॉन्फिडेंस खेल के अगर इंडिया को डिफीट दे देते तो इंडिया आज है इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, जाहिर है। फिर तो क्योंकि ग्रुप है ही बड़ा टफ, तो उसमें लेकिन जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना कि टॉप 3 में आती है इंडिया की टीम वुमेंस में, तो कमबैक करने में उनकी सलाहियत तो है कमबैक करने की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल इंडिया कमबैक करेगा। मुझे ये भी लगता है कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। मैच की जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस रही हैं दोनों टीमों की एक दूसरे के ख़िलाफ़, उस लिहाज से उन चीज़ों को देखते हुए भी मेरे ख्याल से कल इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा। अगर आप हेड टू हेड शेयर कर दें कि अब तक जो मुकाबले खेले गए दोनों टीम्स के दरमियान, अगर आप हेड टू हेड देख लें तो टोटल जो अब तक T20 में आमने सामने 13 बार आमने सामने हुई है पाकिस्तान और इंडिया की टीम वुमेंस की, तो 16 बार, 13 दफ़ा इंडिया जीता है और 3 दफ़ा पाकिस्तान जीता है। और अगर वर्ल्ड कप की हेड टू हेड की बात कर लीजिए T20 वर्ल्ड कप की, तो 5 दफ़ा इंडिया जीता है और 2 दफ़ा पाकिस्तान जीता हुआ, यानी कि 13 दफ़ा T20 मैचेस, जो 16 T20 मैचेस खेले गए हैं उनमें से जो पाकिस्तान ने 3 में जीत हासिल की है, उनमें से 2 जीत जो है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में हासिल की है।
तो यानी कि वर्ल्ड कप में फिर थोड़ा बेहतर खेल लेते हैं, अदरवाइज जो वैसे सीरीज़ है या एशिया कप वगैरह में तो फ्लैट ही आ जाए। ऐसा ही है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं यानी कि उनमें से कौन से की फैक्टर रहेंगे जिनको आपको लगता है कि भाई इनके ऊपर पाकिस्तान को ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, बैटिंग में इनको रिस्ट्रिक्ट रखना होगा और बॉलिंग में जो है इनको जो है इनके अगेंस्ट ध्यान से खेलना होगा? देखें, इनकी कैप्टन है सबसे पहले तो हरमनप्रीत कौर, बड़ी शानदार प्लेयर हैं, ठीक है, मिडिल ऑर्डर की प्लेयर हैं वो। और दूसरी जो प्लेयर है इनकी विकेट कीपर ऋचा घोष, ठीक है, वो बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और तीसरे नंबर पे समृति मंदाना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जो ओपनर आती हैं, वो बहुत शानदार खेलती हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे मैं जिन्हें समझता हूँ ना, वो है दीप्ति शर्मा। वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर हैं। वो एक तो नीचे आती हैं लोअर मिडल ऑर्डर में, ठीक है, और दूसरा वो तेज़ भी खेलती हैं और बॉलिंग में भी विकेट्स निकाल के देती हैं। तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखना होगा नीचे जब वो आएंगी खेलने, तो ठीक है। और पाकिस्तान के अगर आप की प्लेयर देख लें, इंडिया के तो ये 4 हो गए, पाकिस्तान के अगर आप देख लें तो पाकिस्तान की कैप्टन खुद हैं फातिमा सना, हाँ ठीक है, लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रही, ठीक है, बॉलर हैं ये, ठीक है। उस तरह मुनीबा अली विकेट कीपर हैं, ये भी बड़ी शानदार विकेट कीपर बैटर हैं, ठीक है। इसके बाद निदा डार हैं बॉलिंग ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं। और चौथी अगर मैं कहूँ तो वो बॉलर हैं डियाना बेग, ठीक है। तो ये 4 हमारे की फैक्टर हो सकते हैं कल के मैच में। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़रा प्लेइंग कंडीशन पे अगर आप बात कर लें कि मैच जो है वो यूएई में है। लास्ट टाइम जब मेंस का वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, तो सेकंड टाइम जो बैटिंग करता था उसके लिए बड़ा एडवांटेज होता था डे नाइट मैच में। हाँ, ड्यू फैक्टर। उसके लिए ड्यू फैक्टर की वजह से मैच में जीत हासिल करना आसान रहा। हमने देखा भी कि जो टीम पहले खेली वो स्ट्रगल की। टूर्नामेंट में मैं ये देख रहा हूँ कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है ना, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है रन्स को चेस करना। जिस तरीके से इंडिया हारा, जिस तरीके से पाकिस्तान हारा, जिस तरीके से इंडिया आ रहा, जिस तरीके से श्रीलंका आ रहा, तो इसको कैसे देखते हैं? देखें, जो चीज़ मैं देख रहा था और सोच रहा था उसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मैं ये समझता था कि यूएई में सेकंड टाइम ड्यू फैक्टर आता है तो इजी होता है चेस करना, डे नाइट मैच में सेकंड नाइट मैच में सेकंड टाइम चेस करना इजी होता है। लेकिन बिल्कुल ही उल्टा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो डे में मैच हो रहा है, जो 3 बजे पाकिस्तान का मैच लगता है, वो इजीली चेज हो जाता है सेकंड टाइम में। और जो नाइट में मैच हो रहा है 7 o'clock जो रात को लगता है, वो सेकंड टाइम में चेज ही नहीं हो पा रहा बिल्कुल ही। सेकंड टाइम में तो मतलब 120 130 चेज नहीं हो पा रहा उधर। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ये तो डे मैच है, यानी कि 3 o'clock स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करेगी या बॉलिंग? मेरे ख्याल से जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग की तरफ जाएगी। उसकी वजह है कि ये जो जितने भी मैच अभी तक डे में हुए हैं उसमें सेकंड टाइम चेज हो रहा है। और हालांकि आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम जब मेंस वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो मैच था तो वो बड़ा क्लोज एनकाउंटर हुआ था। सेकंड टाइम में और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, मुश्किल हो गई थी, 115-20 चेज करना मुश्किल हुआ था उनके लिए। तो ऐसे ही है। और आप इसके साथ साथ अगर मैं आपसे ये जानूँ कि मतलब आपको क्या लगता है कि यानी कि विन प्रेडिक्शन आप क्या देंगे कि मतलब कल के मैच की कि किसके चांसेस ज़्यादा होंगे? देखिए, मेरी तरफ से इंडिया 60 है और पाकिस्तान 40% है। तो मेरा ये ख्याल है कि 50-50 है, क्योंकि पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि पहला मैच जीतकर उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और दूसरी तरफ इंडिया का ये है कि इंडिया वर्ल्ड में नंबर 3 पर है और ज़ाहिर है उनके पास ये एबिलिटी है कि वो कम बैक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा एनकाउंटर देखने को मिलेगा और एक अच्छा मैच होना चाहिए। जीत हार कोई भी हो, लेकिन ये है कि एक अच्छा मैच देखने को मिले, 1 साइडेड गेम ना हो। और अब अगर हम बात करें कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज़ है उसका आगाज़ कल से ग्वालियर में हो रहा है, तो फर्स्ट T20 खेला जाएगा। वैसे तो इस मैच का कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने टेस्ट मैचेस में डिफीट दी, हालांकि टेस्ट मैच बड़ा शानदार खेल के आया था बांग्लादेश पाकिस्तान में, और आप समझ आई कि पाकिस्तान बुरा ज़्यादा खेला था, बांग्लादेश अच्छा नहीं खेला इतना। तो इंडिया ने जिस तरीके से टेस्ट मैच में बिल्कुल उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को, अब T20 की बारी है और मुझे नहीं लगता कि T20 में भी इंडिया के सामने वो सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो उनका बहुत बड़ा वीक लिंक है। बॉलिंग फिर भी कदरे बेहतर है। और इस मैच में जो मेरा ख्याल है इंडिया के लिए जो मेन चीज़ है या मेन कंसर्न रहेगा या उनके पास प्लेयर्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है
वो एक तो मयंक यादव को डेब्यू करवाएंगे, ज़्यादा चांस है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है ये। ऐसे ही है। और इसके साथ साथ संजू सैमसन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है ये, क्योंकि मुसलसल काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ में उनको चांस दिया जा चुका है, एक दफ़ा फिर चांस मिल रहा है। और ऐसे ही रियान पराग को जब श्रीलंका में चांस दिया गया तो वो बैट से तो कुछ नहीं कर सके, बॉलिंग उन्होंने बेहतर की। ऐसे ही है। और फोर्थ प्लेयर जो है वो अभिषेक शर्मा है, जिनको मैं देखता हूँ, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरीके से जिम्बाब्वे में खेले, अब वो अगर अपने होम सॉइल में भी परफॉर्म करते हैं तो उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि इन चारों प्लेयर्स पर आप अपना एक ओपिनियन दें। और देखिए, सबसे पहले तो मैं जो देखता हूँ वो संजू सैमसन, ठीक है। संजू सैमसन का जो इशू है वो ये है कि वो लगातार पिछले 10 साल से चांस दिया जा रहा है उन्हें, ठीक है। 2015 का डेब्यू है उनका T20 में, 10 साल से लगातार चांस दे रहे हैं। 30 T20 वो खेल चुके हैं, यानी कि जब भी 2, 3, 4 लगातार खेलते हैं उसके बाद ही बाहर करते हैं, फिर वापस लाते हैं, फिर बाहर करते हैं, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। 30 T20 में अभी तक उनकी 90 की एवरेज है, 19 की एवरेज है, 19 की, और 444 स्कोर है उनका, और 130 का स्ट्राइक रेट है उनका, ठीक है। 250 बनाई उन्होंने अभी तक। तो मतलब विकेट कीपर बैटर है, और मैं ये कहूँगा अगर विकेट कीपर बैटर इस टाइम स्कोर करके नहीं ना दे रहा तो इस टाइम विकेट कीपर बैटर का ढेर पड़ा है इंडिया के पास। ऐसे ही KL राहुल हैं, जायसवाल हैं, जितेश शर्मा हैं, आप किसे रोकेंगे? ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन है, ठीक है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और आप सीधी बात है कि अब भी परफॉर्म नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले किसी सीरीज़ में अनाउंस किया जाएगा इन्हें, संजू सैमसन को, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर है कि जब डोमेस्टिक खेलते हैं बड़े कंफर्टेबल नजर आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में उतना ही अनकंफर्टेबल नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं, और इसीलिए जो है लूज शॉट खेल बार बार इन्हें छोटी टीमों के खिलाफ अनाउंस किया जाता है कि शायद इनका मोराल हाई हो, ये कोई बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, लेकिन नहीं। बाहर एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड के बाद पीछे हट जाता बोर्ड भी कि नहीं यार, नहीं अब नहीं चांस दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये इनके पास लास्ट चांस है, तो इनको अब कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होगा। अब भी परफॉर्म नहीं करते तो मेरे ख्याल से इसके बाद इन्हें चांस नहीं मिलेगा। और अगर आप सेकंड की बात करें मयंक यादव की, तो मयंक यादव के पास बड़ा ये गोल्डन चांस है, और इंडिया को मैं इस लिहाज से भी बोर्ड अगर देखा जाए तो वो इस लिहाज से ये बोर्ड होते हैं इस तरह के, मतलब आप देखें कि उन्होंने अपने बॉलर को अनाउंस कहाँ किया है, अपने मुल्क में, और सबसे छोटी टीम के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। मतलब उन्होंने 2 टेस्ट भी हराए हुए हैं, उन्हें वो वैसे ही प्रेशर में आएंगे, और उन्होंने अपना बॉलर अनाउंस किया ताकि उसका मोराल हाई हो और वो बेहतर बॉलिंग करे। IPL में उन्होंने बेहतर बॉलिंग की, अच्छी पेस से, अच्छी लाइनों लाइन से, थोड़े मैच खेले लेकिन अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मयंक यादव के पास ये एडवांटेज है कि वो छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। वो देखिए जिस तरह के उन्होंने परफॉर्मेंस दी IPL में, बड़ी शॉर्ट सी परफॉर्मेंस रही, क्योंकि वो अनफिट हो गए। 2-3 चीज़ें जो उनके बारे में जो अक्सर यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी बॉलिंग से, वो एक तो ये है कि अच्छी पेस के साथ गेंद की, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंद की, एनर्जी लगी उनकी बॉलिंग में। अब देखना ये है जब कल मैच होता है तो इंडिया ज़ाहिर स्क्वाड में रखा है तो ज़्यादा चांस है, उन्हें चांस देगा ही देगा। तो इन पर बड़ी जो है एक जिस पे फोकस रहेगा कि ये किस तरह की बॉल करते हैं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है इंडिया के लिए फ्यूचर में। और अगर आप बात करें जो अभिषेक शर्मा है, उनको और रियान पराग को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, अभिषेक शर्मा के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी पहली सीरीज़ भी बुरी नहीं खेली, 100 मारा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। श्रीलंका के खिलाफ वो अनाउंस नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स रही, लेकिन अब वो दोबारा अनाउंस हुए, मुझे लगता है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी परफॉर्मेंस देंगे, और उनकी परफॉर्मेंस उनके लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि जिस जगह वो खेलने आ रहे हैं ना, ओपनर की ज़रूरत है इस टाइम इंडिया को T20 में। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए जायसवाल है ओपनिंग की रेस में, गायकवाड है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, ठीक है। अच्छा, इनमें से ईशान किशन को तो देखें अब उन्होंने कुछ अर्से से साइडलाइन किया, तो पीछे रह गए 3। और T20 के लिए अगर देखा जाए तो जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों जबरदस्त हैं। और गायकवाड का ये है कि वो एक लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर कॉम्बिनेशन का आता है, तो उस लिहाज से अभिषेक शर्मा का जो पोजीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो रन नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ये वो पोजीशन है कि इन्हें संजू सैमसन की तरह चांस नहीं मिल सकते। इन्हें अगर ये एक सीरीज़ में नहीं परफॉर्म करेंगे, दूसरी में अनाउंस करेंगे, दूसरी में नहीं करेंगे, तो मैं नहीं ख्याल तीसरी में अनाउंस भी करेंगे। वो फिर थोड़ा अभी खैर यंग भी है, वो ने फिर मजीद डोमेस्टिक में मेरे ख्याल से वो
इस जगह पे आ रहे हैं ना, तो इन्हें परफॉर्म करके देना चाहिए और अपनी जगह को पक्का करना चाहिए, और परफॉर्म करेंगे भी मुझे लगता है। और अगर आप बात कर लें रियान पराग की, तो रियान पराग का जो इशू रहा ना 2 सीरीज़ों में पिछली जो अनाउंस की उन्होंने, जिम्बाब्वे में भी और श्रीलंका में भी, दोनों में अनाउंस हुए, और दोनों में जो इशू इनके साथ रहा वो ये कि ये बॉलिंग से तो परफॉर्म करके दिया है इन्होंने, लेकिन जिस मकसद के लिए इन्हें खिलाया गया था बैटिंग के लिए, उससे ये परफॉर्म करके नहीं दे पा रहे। काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, बड़ा ही अनकंफर्टेबल रहते हैं और बड़ी ही पुअर शॉट मार के आउट हुए हैं सारे मैचों में ना। तो मेरे ख्याल में कुछ ये भी है ना कि अभी बड़ा अर्ली ऑन है, देखे ना इसी IPL में अभी ये उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, फिर इंटरनेशनल में चांस मिला, अभी डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन अभी इंडिया ज़ाहिर है, आपको पता है जिस तरह उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी होती है कि वो चांस देते रहते हैं, जैसे संजू सैमसन को दे रहे हैं, इनको भी देंगे। अगर ये नहीं रन्स करेंगे फिर IPL में देखेंगे, अगर वो रन्स कर रहे होंगे डोमेस्टिक में, फिर दोबारा चांस इनके पास आएगा। ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया को मिडिल ऑर्डर के लिए भी लड़कों की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ना, विराट कोहली T20 से चले गए, और आइंदा आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि वो ODI से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, और 2 साल और इसी तरीके से टेस्ट है। तो इंडिया को इस स्लॉट के लिए अच्छा प्लेयर चाहिए। इसी तरीके से KL राहुल की वो फॉर्म नहीं है, कभी वो ऑन एंड ऑफ चलते हैं, तो इसलिए ये जो 4-5 की पोजीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह सरफराज खान ने देखे डबल 100 किया है, ऐसा ही है। तो आगे न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है, वो न्यूजीलैंड आ रहा है खेलने के लिए टेस्ट मैचेस। तो मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो इस पोजीशन के लिए हैं। हाँ, कुछ T20 के लिए होंगे, कुछ ODI के लिए, कुछ टेस्ट के लिए। लेकिन रियान पराग जिस लेवल के प्लेयर हैं, ये जितना टेक्निकली साउंड है, तो ये तीनों फॉर्मेट में भी खेल सकते हैं ऐसे ही। लेकिन अभी जो मतलब ज़ाहिर तो अभी यही देखा जा रहा है कि वो बॉलिंग से तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में वो अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में या बांग्लादेश के खिलाफ भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दें बैटिंग में, तो ये एक अच्छा साइन होगा इंडिया के लिए भी और उनके खुद के लिए भी। और जाहिर है ये साथ ही साथ आप इसमें ये भी देखेंगे जो वाशिंगटन सुंदर हैं, और उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि T20 में एक प्लेस जिन्होंने अपनी सिक्योर कर ली है वो है रवि बिश्नोई। हाँ जी, जब उन्हें खिलाते हैं वो परफॉर्म करके देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अब बाहर करेंगे। खास तौर पे जैसे अब जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली है T20 से, तो वो एक क्रूशियल बॉलर है उनके। ऐसा ही है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई। ऐसे ही है। अब इसी तरह वाशिंगटन सुंदर को एक चांस मिल रहा है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर का ये है कि वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर का जो है ना वो है जडेजा स्टाइल रोल, ठीक है। वो बॉलिंग भी करते हैं, जब जडेजा आए थे वो भी नॉर्मल बॉलिंग और नॉर्मल ही बैटिंग करते थे जिस तरह की ये करते हैं, तो उन्होंने तो अपने आप को बहुत बेटर किया है, ठीक है। देखिए जडेजा को जो मैंने देखा ना, मतलब जडेजा को जब से मैं देख रहा हूँ, जो डेब्यू से ही देखा इन्हें, तो खैर मैंने तो इनको शेन वाटसन उनकी टीम में खेले थे, राजस्थान की टीम में स्टार्ट इन्होंने। तो राजस्थान की टीम में जब ये फर्स्ट IPL खेले, सेकंड IPL खेले जब ये, तो शेन वान ने एक वर्ड यूज़ किया था इनके लिए कि ये रॉक स्टार दे रहा हूँ मैं इंडिया को। मतलब ये कोई हल्की चीज़ नहीं है जो मैं इंडिया को दे रहा हूँ, जो मैंने तैयार किया, मतलब अपने तजर्बे से, अपनी बॉलिंग से जो मैंने इन्हें सिखाया, तो वो आज देखने को नज़र भी आता है जडेजा में वो चीज़। ऐसे ही है, जडेजा को आप देखें किसी भी सिचुएशन में उसको आप यूज़ करें, वो आपको डिलीवर करके देता है। ODI में उस लड़के ने परफॉर्म किया है, T20 में उन्होंने परफॉर्म किया। अभी देखिए रिसेंट टेस्ट मैच में कितनी शानदार परफॉर्मेंस रही बांग्लादेश के खिलाफ। बड़े अरसे के बाद उन पर रिलाय किया गया था, वरना T20 में तो ज़ाहिर उनको साइडलाइन किया हुआ था। अक्षर पटेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे, तो बड़ा ही यानी कि क्रूशियल प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में। अक्षर पटेल का इशू ये, अक्षर पटेल बैटिंग में तो जडेजा को बीट कर देते हैं, लेकिन बॉलिंग में नहीं बीट कर पाते। वो बॉलिंग में वो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती, वो मार भी अच्छी खासी खाते हैं। अक्सर मैचों में हमने देखा है कि वो मैच नीचे लगवा देते हैं अपनी बॉलिंग से। बॉलिंग प्रॉब्लम तो है अक्षर पटेल की, बैटिंग उनकी बेहतर है और उन्होंने वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर की है। तो अब ये है कि जो मैच है कल, उस पर आपको लगता है कुछ मुकाबला होगा? मेरा तो ख्याल है इजी विन होगा इंडिया। ये तो 90 और 10% है, 90% इंडिया है और 10% चांस है कि शायद बांग्लादेश कुछ कर ले। तो व्यूअर्स मेरी भी इसमें यही ओपिनियन है कि इट्स वन साइडेड गेम होगी, क्योंकि जिस तरीके का इंडियन प्लेयर्स का मोरल है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।